माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। पीजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 203, उस पेपर का नाम है साइकोपैथोलॉजी, मनोरोग विज्ञान के अंतर्गत यूनिट 3, जिसमें पढ़ना है थ्योरी एंड मॉडल्स ऑफ मूड डिसऑर्डर, मनोदशा विकृति के सिद्धांत एवं प्रारूप। यहाँ पर मूड डिसऑर्डर की चर्चा मैं पहले कर चुकी हूँ। अब उसी यूनिट के आगे भाग में मनोविदलता, सिजोफोनिया के लक्षण, प्रकार एवं कारणों पर चर्चा करना है। आज मैं मनोविदलता क्या है और उसके लक्षणों पर चर्चा करूँगी और नेक्स्ट क्लास में मनोविदलता के प्रकारों पर चर्चा करूँगी। मनोविदलता क्या है? व्हाट इज़ सिजोफोनिया? मनोविदलता या विखंडित मानसिकता एक मानसिक विकार है। इसकी विशेषताएं हैं असामान्य सामाजिक व्यवहार तथा वास्तविक को पहचान पाने में असमर्थता। लगभग 1% लोगों में यह विकार पाया जाता है। इस रोग में रोगी के विचार, संवेग तथा व्यवहार में असमानता, बदलाव आ जाते हैं, जिसके कारण वह कुछ समय के लिए अपनी जिम्मेदारियों तथा अपनी देखभाल करने में असमर्थ हो जाते हैं। मनोविदलता और सिजोफोनिया दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है मन का टूटना। मनोविदलता को इसीलिए एक गंभीर मानसिक रोग कहा गया है। सामान्य भाषा में इसे पागल भी कहा जाता है। मनोविदलता चिंतन एवं क्षुब्ध मनोदशा की विकृति है। चिंतन में ऐसी विकृति की अभिव्यक्ति रोगी किसी वस्तु या चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होता है। उसे अपनी भाषा तथा उससे संबंधित सांवेगिक अभिव्यक्ति में भी वो तालमेल नहीं बिठा पाता है। डेविन्सन एवं नील के अनुसार मनोविदलता मनोविक्षिप्त विकृतियों का एक समूह है, जिसमें चिंतन, संवेग तथा व्यवहार में अत्यधिक क्षुब्धता की विशेषता होती है। विकृत चिंतन, जिसमें विचार तार्किक रूप से संबंधित नहीं होते हैं, दोषपूर्ण प्रत्यक्षीकरण एवं ध्यान होता है। पेशीय क्रियाओं में अनोखा क्षुब्धता होती है तथा उनके भाव बिल्कुल सपाट होते हैं। यह रोगी को अन्य लोगों एवं वास्तविकता से दूर करके उसे व्यामोह तथा विभ्रम के काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। इस परिभाषा का विश्लेषण करेंगे तो कुछ बातें सामने आती है। नंबर 1, रोगी का चिंतन इतना क्षुब्ध हो जाता है कि उनके विचार का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस समाप्त हो जाता है। नंबर 2, रोगी को वास्तविकता का ज्ञान नहीं रह जाता है और उसकी अपनी काल्पनिक दुनिया बन जाती है, जिसमें तरह तरह के व्यामोह तथा विभ्रम की प्रबलता होती है। नंबर 3, रोगी चूँकि काल्पनिक दुनिया में रहना अधिक पसंद करता है, अतः यह स्वाभाविक है कि अन्य लोगों से उसका सामाजिक संपर्क टूट जाता है। 4, रोगी का सिर्फ चिंतन एवं संवेग ही नहीं बल्कि उनके व्यवहार में भी काफ़ी ज़्यादा विघटनता आ जाती है। मनोविदलता के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ सिजोफोनिया। मनोविदलता के कुछ निम्नलिखित लक्षण हैं। नंबर 1, संवेगात्मक विकृति, इमोशनल डिसऑर्डर। मनोविदलता के रोगियों में संवेगात्मक उदासीनता की प्रधानता रहती है। वे बाहरी वातावरण तथा अन्य व्यक्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं। उनके संवेग हमेशा मंद रहते हैं। उनके सुख दुख की भावना मंदित होती है। वे सामान्य व्यक्तियों की तरह सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। वे घंटों एकांत में बैठकर विचार मग्न रहते हैं। वे किसी से भी बातचीत नहीं करते हैं। परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु, उत्साह, संतान प्राप्ति आदि का प्रभाव उन पर कुछ भी नहीं पड़ता है। यदि उनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो उनको सिर्फ देखकर अपने चेहरा को दूसरी ओर मोड़ लेते हैं। प्रश्न पूछने वाला थक कर उनसे बात करना छोड़ देता है।
कुछ रोगी वर्षों तक एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। इस तरह उनमें प्रेम, सहानुभूति तथा कोमल भावनाएं मर सी जाती हैं। उनमें हंसना रोना एक साथ होता है, आँखों में आंसू और मुंह पर हंसी, लेकिन इन आंसू और हंसी का कोई कारण नहीं होता है। रोगी अपने प्रति भी बहुत उदासीन रहते हैं। वे भूख प्यास के प्रति भी बहुत उदासीन रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस पर ध्यान ना दे तो वे भूखे प्यासे ही मर जा सकते हैं। शून्य आकाश की ओर टकटकी बांध कर देखना उनकी सबसे प्रमुख विशेषता होती है। नंबर 2, विघटित व्यक्तित्व। इसके रोगियों में भावात्मक, बोधात्मक तथा क्रियात्मक प्रतिक्रियाओं के बीच एकता तथा समन्वय की कमी होती है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। यदि इस प्रकार के लक्षण को व्यक्त करना चाहे तो कह सकते हैं कि इसके रोगी का व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। संवेग का अनुभव किए बिना ही वो चिल्ला उठते हैं, कल मैं मर जाऊंगा। अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाते मनाते वो हंसना शुरू करते हैं। उनमें कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं जिससे समझ में नहीं आता है कि उनका व्यक्तित्व किस ओर लेकर उनको जा रहा है। नंबर 3, मानसिक ह्रास। इसके रोगियों में मानसिक ह्रास पाया जाता है। यह ह्रास धीरे धीरे होता है तथा प्रत्येक रोगी में कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह मानसिक ह्रास बुद्धि का प्रयोग नहीं करने से होता है। इसके रोगियों के स्मरण, क्रियात्मक क्षमता, शिक्षण आदि में ह्रास देखा जाता है। उसके शब्दकोश में कमी नहीं होती। वह अपनी परिस्थितियों को समझने में असमर्थ रहता है तथा तिथि और दिन भी ठीक से नहीं बता पाता है। नंबर 4, विभ्रम। विभ्रम प्रायः सभी रोगियों में देखे जाते हैं तथा वे कई प्रकार के होते हैं। श्रवण संबंधी, दृश्य संबंधी, स्पर्श संबंधी, सूंघने संबंधी, स्वाद संबंधी इत्यादि। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में दृश्य या श्रवण संबंधी विभ्रम अधिक होते हैं, परंतु उनमें श्रवण संबंधी विभ्रम की प्रधानता रहती है। वे प्रायः ईश्वर या किसी जीन के शब्दों को सुनने का अनुभव करते हैं। उनके ये विभ्रम दुखद होते हैं। दृश्य संबंधी विभ्रम में ईश्वर, देवता तथा अपने मृत संबंधियों का दर्शन करते हैं। उन्हें यह भी विभ्रम हो जाता है कि उनके दुश्मन बिजली के तार से या जहर देकर उनकी हत्या करना चाहते हैं। स्वाद और गंध के विभ्रम भी पाए जाते हैं। उन्हें खाने में विचित्र स्वाद तथा आसपास विचित्र दुर्गंध का भी विभ्रम हो जाता है। वे समझते हैं कि उनके दुश्मन उनकी हत्या करने के लिए उनके खाने में विष मिला देते हैं तथा आसपास विषैली गैस छोड़ देते हैं। इस तरह विभ्रम इस रोग का प्रमुख लक्षण है। नंबर 5, व्यामोह। इसके रोगी व्यामोह से मुक्त नहीं रहते। वे यह विश्वास करते हैं कि उनके चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन बैठे हैं और उन्हें हर तरह से परेशान करते हैं। ये व्यामोह अव्यवस्थित होते हैं। रोगी को वहम हो जाती है कि लोग बराबर उन्हीं की चर्चा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनकी हत्या के लिए योजनाएं बनाते हैं। इस तरह के रोगी में उत्पीड़न के व्यामोह की प्रधानता होती है। कैमरन के अनुसार व्यामोह एक ऐसा दृढ़ विश्वास है जो सामाजिक वास्तविकता के विरोध करने पर भी वर्तमान रहता है। नंबर 6, व्यवहार संबंधी विकृतियाँ। इसके रोगी का व्यवहार स्थिरीकृत तथा आवेशशील होता है। रोगी का शरीर अकड़ा तथा तना हुआ होता है। यदि वह बिना किसी कारणवश मुस्कुराते हैं तो बहुत देर तक मुस्कुराते ही रहते हैं। यदि वो झुक जाते हैं तो घंटों झुके ही रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मानसिक चिकित्सालय कांके, रांची में इस तरह के रोगी बहुत पाए जाते हैं जो घंटों एक पैर पे खड़ा रहता है और पूछने पर ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिसे पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं।
ईश्वर ने जोर से बोलने के लिए उन्हें मना किया है। जाओ, भागो यहाँ से, नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे। इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं। नंबर 7, भाषा विकृतियाँ। इसके रोगियों की भाषा अव्यवस्थित होती है, उनके बोलने में गड़बड़ी देखी जाती है। गूंगे व्यक्तियों की भांति शांत रहते हैं और बहुत कम बोलते पाए जाते हैं। ये रोगी पूरी तरह से मौन ही हो जाते हैं। उनके मन में यह विश्वास जम जाता है कि जब वो बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो उनके पास जो भी आसपास जो भी कीटाणु हैं वायुमंडल में वो दूषित हो जाएंगे। वे यह भी कहते पाए जाते हैं कि देवी शक्ति उन्हें बोलने से रोक रही है। कुछ रोगी बोलते पाए जाते हैं। वे लच्छेदार वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी भाषा शब्द और उच्चारण में तालमेल नहीं रहता है। उनके वाक्य निरर्थक होते हैं। वे कभी वाक्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं, कभी एक ही बात को घंटों दोहराते हैं। कभी कभी रोगी बड़े विद्वानपूर्ण विचारों को व्यक्त करते हैं, धारा प्रभाव बोलते नजर आते हैं। उनकी जुबान पर किसी तरह का नियंत्रण नहीं रहता है। वे नए नए शब्दों का निर्माण भी करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। नंबर 8, लेखन संबंधी विकृतियाँ। ऐसे रोगियों में लिखने की विकृतियाँ भी पाई जाती है। कुछ रोगी सालों तक कुछ नहीं लिख सकते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बराबर कुछ न कुछ लिखते ही रहते हैं। उनके लेखन में विचारों की अस्थिरता पाई जाती है। रोगी अपने विचारों को सिर्फ भाषा के माध्यम से ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि अपनी लेखन में प्रतीकों, रेखाओं, चिन्हों, संख्याओं का भी उपयोग करते हैं। उनकी लिखावट भी स्पष्ट नहीं होती है। उनके लेखन में संसार की समस्याओं का भी वर्णन रहता है और वे उनके समाधान के उपाय खोजते रहते हैं। धन्यवाद।